आज की हमारी कहानी का नाम है सबक। आज श्वेता अपने भाई से बार बार बोल रही थी, भाई मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन मानिए, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। भाभी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। श्वेता के बार बार कहने पर भी उसका भाई उसे संदेह भरी नज़रों से देख रहा था। फिर भी श्वेता अपने भाई से बार बार कहती है, क्या आपको यकीन है कि आपकी बहन ऐसा गलत काम कर सकती है? मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। श्वेता का भाई चिल्लाकर बोलता है, श्वेता मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी थी तो एक बार मुझसे कहकर तो देखती। तुमने तो सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटाकर रख दी है। तभी श्वेता अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी मैंने कुछ भी नहीं किया है, भैया को मेरे ऊपर यकीन ही नहीं रहा है। आज वृद्ध पिता अपनी बेटी की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन अपने बेटे बहू के सामने आज वह भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वह आज जितना बेबस महसूस कर रहे थे उतना आज तक उन्होंने कभी नहीं किया। उनकी बहू अपनी ननद का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलती है, निकल जाइए मेरे घर से, आज के बाद इस घर में अपना कदम मत रखिएगा। आज श्वेता बेचारी अपने आंखों में आंसू लिए और बेइज्जती का घूंट पीकर अपने ससुराल चली जाती है। आखिरकार ऐसा भी श्वेता ने क्या कर दिया था जो उसकी भाभी उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी और उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। 75 वर्षीय जनक जी घर में अकेले थे। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूँ तो वे थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए था ना। भूख से व्याकुल जनक जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते बेटे सूरज को फोन लगा दिया। हेलो बेटा सूरज, कैसे हो तुम और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, अरे पिताजी आपने तो हद मचा रखी है। अब इंसान कहीं जाता है तो 5-6 दिन ऊपर नीचे तो हो ही सकते हैं। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस सोमवार को रूही की छोटी बहन यानी मेरी साली की एंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे, कम से कम 1 सप्ताह तो और लग जाएगा। यह सुनकर जनक जी बोले, लेकिन बेटा इतने दिन में यहाँ कैसे रहूँगा, क्योंकि घर पर जो राशन पड़ा हुआ था अब तो वो भी खत्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी कहाँ रहते हैं जो कुछ खरीद कर ले आता। बेटा अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते जनक जी फपक कर रो पड़े। तो उनका बेटा सूरज बोला, कमाल करते हैं पिताजी आप भी। आपकी बहू आपके लिए इतना सारा राशन रख कर गई थी, इतनी जल्दी आपने वो सब खत्म कैसे कर दिया? अपने बेटे की यह बात सुनकर जनक जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 5-6 दिन का ही राशन पड़ा था जो खत्म हो चुका है। फिर सूरज बोला, अब तो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। एंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब रूही का भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतजाम मुझे ही करना होगा। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए, जब मैं आऊँगा तो उसका हिसाब कर दूँगा। जनक जी कुछ कहने ही लगे थे कि तभी उन्हें फोन में से आवाज़ सुनाई पड़ी, सूरज कहाँ रह गए आप? सूरज बोला, हाँ हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी बहुत काम है मुझे, मैं फ़ोन रखता हूँ।
सूरज ने फोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर जनक जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगी कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर पर रखकर अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया और वहां अपने सास ससुर की चपरासीगिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद, माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही जनक जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए किराने वाले से कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर जनक जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब क्या करें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वह जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरित किया जा रहा था। जनक जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 6-7 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल आम खरीद लो, 30 रुपए किलो है। उन्हें देखकर जनक जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा ये आम तुम कहाँ से लाते हो? अंकल मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाग है, जिन अंकल का वो बाग है वो हमें उनके आम बेचने के बदले पैसे देते हैं। फिर वह बच्चे उनसे बोलते हैं, अंकल आप आम लोगे क्या? नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए कहकर जनक जी अपने घर आ गए, लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमाकर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं। अगले दिन जनक जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू कर दिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही लेते थे, लेकिन कहीं दुनिया वाले उनके बेटे को गलत ना समझें, यह सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वह किसी की पहचान में ना आ सकें। जनक जी को ऐसा करते करते यानी कि फल बेचते हुए लगभग 5 दिन बीत चुके थे। आज जब जनक जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी जनक जी वहाँ फल बेचने आ बैठे। थोड़ी ही देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन जनक जी अभी तक वहीं बैठे थे, यह सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहाँ बैठे देख एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसी आंधी तूफान में भी ये बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वह रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और जनक जी का साफा जिससे उन्होंने मुंह ढका हुआ था अचानक हवा में उड़ गया और वे घबराकर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन जनक जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी यह हालत होगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जनक जी का और राधा जी का एक बेटा सूरज और एक बेटी श्वेता थी। छोटा होने के कारण सूरज को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को अपने बेटे से कितनी उम्मीदें थीं। सूरज पढ़ाई में भी होशियार था। उच्च शिक्षा के लिए जनक जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया
और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। वही कॉलेज में ही सूरज और रूही से मुलाकात हुई। दिखने में हैंडसम सूरज रूही को तो पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद सूरज को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब राधा जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थीं। इसलिए जनक जी ने सूरज के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर की बागडोर संभाल सके। तो सूरज ने बताया कि वह रूही से प्यार करता है। यह सुनकर जनक जी बहुत खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि रूही के पिता बहुत पैसे वाले हैं और जनक जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन रूही और सूरज ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और रूही के पिता उसकी हर एक बात को मानते थे। तो सूरज की जिद के कारण माता पिता को ना चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीना तो सूरज और रूही घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थे। बाद में भी रूही आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक्स करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली राधा जी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब करना शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देर थी कि रूही ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो यह वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सूरज ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वह रूही के साथ टोका टाकी ना करें। बहू की ये रंग देखकर राधा जी और जनक जी हैरान रह गए। धीरे धीरे राधा जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वह अपने पति जनक जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। जनक जी की बेटी श्वेता कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन रूही को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 3 वर्ष के बाद रूही और सूरज का एक बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही रूही के मैके वाले उसके घर पहुंच गए। रूही की बहन आरती भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब रूही ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी के अगले दिन जब श्वेता अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय रूही ने शोर मचा दिया कि उसकी माँ की चैन चोरी हो गई है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर चैन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपने ननद की बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच अपनी माँ की चैन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो सूरज, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगी चैन कभी देखी तो नहीं होगी ना इन्होंने। चाहिए थी तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना छी छी छी। सूरज ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और यह देखकर श्वेता हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वो उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, रूही, भगवान से डरना। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है एक दिन वह लौट कर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा जनक जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहां आना बंद कर दिया था। कभी कभार फोन करके पिता का हालचाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन रूही के पास उसके मम्मी पापा का फोन आया और बोले, रूही बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात चल रही है।
हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। पैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब रूही ने अपने पति सूरज से बात की तो सूरज बोला, अगर हम कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इस बात पर रूही भड़क उठी, अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या। तो सूरज बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे, उनके लिए खाना कौन पकाएगा। तो रूही बोली, अच्छा आज अपने पिताजी के लिए बड़ा प्रेम जाग उठा आपके दिल में। मेरी तो आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं, और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती है। अरे रूही, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, अच्छे भले तो हैं तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ उनकी तबीयत को। जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं तो क्या खड़े होकर अपने लिए 4 रोटियां नहीं पका सकते। मैं उनके लिए घर का सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी, आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। रूही ने कहा तो सूरज बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं, कहकर सूरज अपने ऑफिस जाने लगा। तभी रूही ने आवाज दी, सूरज मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। मेरे मम्मी पापा हर बार हमें इतना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना। रूही ने कहा तो सूरज ने हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय जनक जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, यहाँ आप अकेले रहना। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर जनक जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गए जनक जी। पोते की बात पर पर्दा डालते हुए जनक जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे, और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाए, तो आगे की जिंदगी भी कट ही जाएगी, और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो मैं बना ही सकता हूँ। कहते कहते जनक जी का स्वर रुआसा हो गया। कुछ देर बातचीत करके जनक जी के दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन जनक जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते द्वारा कही गई बात घूम रही थी। अगले दिन जब वे सुबह की सैर करने के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी बहू रूही बाहर आई तो जनक जी बोले, अरे बहू, सूरज तैयार हो गया क्या, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्या दफ्तर नहीं जाएगा। तो रूही चिढ़ते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया है जो उनके बारे में पूछ रहे हैं, जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है, कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर जनक जी चुपचाप बैठ गए। इतने में सूरज तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे रूही, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर रूही रसोई घर में चली गई। तो जनक जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकाल लाए हो क्या, अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे देते। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहूं। तभी सूरज बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी। आपकी हर जरूरत को तो हम पूरा करते हैं, और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं रूही के हाथ में लाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हो।
यह बात सुनकर जनक जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अभी जनक जी ने इतना ही कहा था कि रूही रसोई घर से बाहर निकल कर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल प्राइवेसी है ही नहीं। तभी सूरज बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने बेटे बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी जनक जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं है? और वैसे भी यह बात तो मुझे सोनू ने बताई थी कि वो नानी के घर जा रहा है, और इसलिए ही मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी सूरज बात बदलता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 6-7 दिनों के लिए कुछ काम से रूही के मैके जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर जनक जी बोले, पर बेटा, 1-2 दिनों की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन 6-7 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? तभी रूही गुस्से में बोली, बस हमने कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गए आपके पिताजी। आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा ही करते रहें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं है, या फिर हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और ये तय हो चुका है। ऐसा कहकर रूही पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई और सूरज अपने ऑफिस चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद रूही ने हमेशा की तरह जनक जी से घर की झाड़ू पोछा करवाए और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो रूही जनक जी के पास आई और बोली, पिताजी, ये लीजिए 2000 रुपये, अपने पास रख लीजिए। ये देखकर जनक जी को मन ही मन खुशी हुई कि चलो बहू ने मेरी इतनी तो चिंता की। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसे की क्या ज़रूरत है? तो रूही बोली, अरे ये पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू की चीज़ों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला ये सब कल पैसे लेने आएंगे, तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्जी खरीदने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी हैं। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जनक जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली तो थक हार कर जनक जी को अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते जनक जी अचानक वर्तमान में आ गए। जब उनके फ़ोन की घंटी बजी, जनक जी की बेटी श्वेता का फ़ोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भरी आवाज़ सुनकर जनक जी का मन भर आया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। यह सुनकर श्वेता बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वो सब आप कैसे करते हैं? तो जनक जी रोंदे स्वर में बोले, अरे बेटा, तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई सब करना सीख गया हूँ। फिर अपने लिए 2 रोटियाँ बनाने में क्या हर्ज है? यह बात सुनते ही श्वेता की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिताजी ने कभी 1 गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी
वो आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वो कुछ बोल ना सकी और उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब जनक जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर है नहीं और मुझसे मिलने तो कौन आएगा, सोचते हुए जनक जी बाहर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी श्वेता को देखकर वो हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आईं। अरे बेटी श्वेता! तभी श्वेता के बच्चे भी नानो नानो कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। जनक जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई है। कहते हुए वे रुआसे हो गए। तभी श्वेता बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आ जाती। भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मैके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी। तभी उनका दामाद बोला, पिताजी क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटी दामाद से अपनापन पाकर जनक जी की आंखें भीग गईं और फिर बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें नहीं समझेंगी। अभी यह बातें चल ही रही थी कि श्वेता के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तो जनक जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे रसोई घर में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि रूही तो पहले ही बिस्किट, मटरी और बाकी के स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई थी। उसी समय श्वेता भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताइए, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बातें सुनते ही जनक जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊँ बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बन बैठा हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्वेता बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आपकी ये परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए श्वेता ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल और कुछ स्नैक्स घर पर मंगवा दिए। पहले उन लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर जनक जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए। इधर शाम के समय जनक जी के दोस्त जब उनसे मिलने आए तो बोले, अरे वाह क्या बात है, श्वेता बिटिया आई है। तब जनक जी हंसकर बोले, अरे आओ ना, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। श्वेता तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर जनक जी के दोस्त बोले, जनक तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझसे कभी पानी तक भी नहीं पूछा गया और आज बिटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। यह सुनकर श्वेता हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। तो वे बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारे पैसे तो तेरे भाई भाभी ही ले लेते हैं और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। इससे तो मेरी ही हालत अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अकेला रहता हूँ लेकिन शान से जीता हूँ और घर के काम का क्या,
पैसे हाथ में हो तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। ये बात सुनकर श्वेता कुछ सोच में पड़ गई। इधर नानी के घर में रहते हुए सूरज का बेटा सोनू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे ही चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो, मम्मी ये तो दादू है। यह बात सुनकर रूही कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी सोनू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो रूही बोली, अच्छा दिखा तो कहाँ देखा? तो सोनू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दिया। ये वही वीडियो था जो कि आंधी तूफान के समय उस लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें जनक जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वह वीडियो देखकर तो रूही के होश ही उड़ गए और फिर रूही ने अपने पति सूरज को वह वीडियो दिखाई और बोली, ये देखिए, ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी, हमारी पीठ पीछे पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी? आखिर हम लोगों ने। सूरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पता लग जाएगा, मैं अभी आपके पिताजी को फोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए रूही ने सागर जी को फोन लगाया। पिताजी, क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? लेकिन हुआ क्या बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, आप अनजान तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही जनक जी सकपका गए। तभी रूही बोली, आपसे तो मैं आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरी साफ सफाई रखिएगा। अभी रूही सब बोल ही रही थी कि तभी श्वेता के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। ये पीछे से शोर कैसा हो रहा है? घर पर कोई आया है क्या, या आपने किसी को फोन करके बुला लिया है? बताते क्यों नहीं? कहते हुए रूही की बहुएं तन गईं। तभी जनक जी हड़बड़ाते हुए बोले, वह बहू, वो बात यह है कि अरे ठीक से बताते क्यों नहीं, वो क्या कर रहे हैं? तभी श्वेता आगे आई और बोली, मुझे फ़ोन दीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी, मैं अपने पिता से मिलने भी नहीं आ सकती क्या अपने मैके? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो रूही बोली, अच्छा, पहले तो हम सबके रहते हुए हमारे घर में चोरी की थी तुमने, और अब हमारी पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो। किसने बुलाया था तुम्हें? जब इतने सालों से नाराज होकर बैठी हो तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो श्वेता बोली, अरे आपका घर क्यों, ये घर मेरा नहीं है। अगर मैं नाराज होकर भी गई थी तो सिर्फ आपसे ही थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हो तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फोन करने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता ने कहा तो रूही भड़कते हुए बोली, फ़ोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके रहूंगी। श्वेता बोली, अच्छा, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो। ऐसा कहकर श्वेता ने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर जनक जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी, ये तूने क्या कर दिया? तेरे भाई भाभी तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो श्वेता बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या ये बात आप भूल गए हैं? और इस बात का फैसला आपको खुद करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं या अपनी बची जिंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहते हैं। बेटी की बातें सुनकर जनक जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब रूही ने अपने पति सूरज को फ़ोन पर हुई सारी बात बताई तो वे दोनों अपने बेटे को लेकर आनन फानन में अगले दिन घर वापस पहुंच गए।
आते ही रूही अपनी ननद पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से। तभी सूरज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफों को समझेंगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो यह घर मेरा भी है, मेरी भी इस घर में हिस्सेदारी है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। यह सुनकर रूही गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी ननद पर हाथ उठाने लगी तो जनक जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रूही बोली, अच्छा आज इतनी हिम्मत आ गई, लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है। जो आवाज में भी जोश आ गया। तभी सूरज का बेटा सोनू स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। रूही बोली, वो सब तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। यह सुनते ही जनक जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी कड़कड़ाती आवाज में बोले, बेशर्म औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए हैं और ना ही कोई तमीज सिखाई। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा था, लेकिन अब नहीं। यह घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी सूरज गुस्से से बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसी बातें कहने की? जनक जी ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो सूरज बोला, आप चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील साहब अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? यह घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। यह बात सुनकर सूरज हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज उनके हाथ में थमाया और बोले, 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वो तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। यह सुनते ही सूरज और रूही की हवाइयाँ उड़ गईं। वे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर सूरज ने रूही को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन जनक जी ने तय कर लिया था कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेंगे। जोरदार आवाज में वे बोले, ये मगरमच्छी आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद सूरज अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वो घर छोड़कर चला गया। अब जनक जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी श्वेता को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जनक जी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। श्वेता ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार रख दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब श्वेता हर रोज अपने पिता से फोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती। अब जनक जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते तो कभी मंदिर में चले जाते, कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था।
बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया था। अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। लेकिन उधर अपने पिता के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करने के बाद भला उनके बेटा बहू सुख शांति की जिंदगी कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद सूरज और रूही ने एक किराए का घर ले लिया। लेकिन अब परेशानी यह थी कि सूरज के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस हालत में भला रूही कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो आए दिन दोनों की लड़ाइयाँ होने लगी और एक दिन अपने पति से लड़कर रूही अपने बेटे सोनू को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी रूही की भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे रूही अपनी भाभी की नज़रों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार रूही के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब खोजने लगी। इसी दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन गया और रूही की भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार रूही के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चैन कहीं मिल नहीं रही है। बहुत महंगी चैन थी। उन लोगों ने जब सब जगह खोज लिया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर रूही की भाभी ने सबके सामने रूही की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकालकर खोजबीन करने लगी। यह देखकर रूही गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या कर रही हो भाभी? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चैन निकल आई। यह देखकर तो रूही के होश ही उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी उसका भाई बोला, रूही अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही रूही को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननद सब लोगों के सामने गुनाहगार बना दी गई थी। आज रूही को भी उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास अपना मैका रह गया था, ना ही ससुराल। मैके की दहलीज पर खड़ी रूही के पास पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। सच ही कहते हैं लोग कि कर्म लौट कर आते हैं, जैसा कि रूही के साथ हुआ। जैसे उसने अपनी ननद को बेइज्जत करके उसके मैके से निकाला था, वैसे ही रूही को भी अपने मैके से बेइज्जत होकर निकाला गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।